स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि यूनिट सेकंड सेक्शन 91 ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे और 91 और 92 के प्रोविजन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और अब 91 93 ऑनवर्ड के प्रोविजन देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, जिसमें बेसिकली सर्च वारंट इशू करने के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जैसा कि आप साइट पे देख पा रहे हैं कि सर्च वारंट्स सेक्शन 93 टू 98 में प्रोवाइड किया गया है। और सेक्शन 93 सबसे पहले कहता है कि व्हेन सर्च वारंट में इश्यूड, यानी सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है, कब जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन 93 में 3 सब क्लॉजेस है। सब क्लॉज 1 ये कहता है कि when any court has reason to believe that a person to whom a summon order under section 91 or a requisition under subsection 1 of the 92 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by summon or requisition। यानी जो पिछला सेक्शन आपने पढ़ा सेक्शन 91 और 92, उसमें आपने देखा था कि सेक्शन 91 में उस व्यक्ति को समन किया जाएगा जिसके पास किसी तरह के कोई दस्तावेज होने की संभावना है, और अगर वो चीजें डाक विभाग के अंतर्गत है तो 92 में वो डाक विभाग को भी कह सकता है मजिस्ट्रेट के उस व्यक्ति को डिलीवर करें जिससे कि वो चीजें रिकवरी की जा सके या तलाशी की जा सके। लेकिन सेक्शन 91 सब क्लॉज 1A ये कहता है कि जहां किसी न्यायालय को ये विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा या यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि वो पेश न करे। यानी ऐसी संभावना बन जाती है कि जिस व्यक्ति को समन किया गया या आदेश किया गया वो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो पेश नहीं करेगा। या बी, जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, यानी न्यायालय को यह भी पता नहीं है कि वो वास्तव में किस व्यक्ति के पास है। और सी, जहां न्यायालय समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से ही होगी। तो यानी एक बात तो वो व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया 91 में वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऐसी संभावना है। दूसरी संभावना ये सकती है कि न्यायालय को पता ही न हो कि वो चीजें किसके पास है। और तीसरी चीज ये भी है कि न्यायालय को यह भी विश्वास है कि बिना उसके जांच के बिना उस दस्तावेजों के जो जांच है या जो विचारण है या जो अन्य कोई भी कार्रवाई जुडिशियल प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर वो क्या करेगा? ऐसे कंडीशन में वो तलाशी के लिए आदेश करेगा। ठीक है, तो जब तलाशी के लिए आदेश करेगा तो उससे संबंधित प्रावधान क्या है? वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा उसके अनुसार और उसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। यानी जैसा भी मजिस्ट्रेट आदेश करेगा उस आदेश के अकॉर्डिंग उसकी जो है तलाशी ली जाएगी या वहां पर वो तलाशी कर सकेगा जहां पर कि वो आदेश दिया गया हो। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा जहां वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे निर्दिष्ट है। यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में इत्तला है कि वो किसी होटल के कमरा नंबर फला में ठहरा हुआ, तो वहां पर जब मजिस्ट्रेट आदेश करेगा तो जरूरी नहीं कि वो पूरे होटल की तलाशी ले, वो सिर्फ उस कमरे की तलाशी लेगा। लेकिन अगर उसका कोई निजी आवास है तो वहां पर पूरे आवास की तलाशी ले सकता है। तो इस तरह से इस संदर्भ में आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है।
और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। यहाँ पे फिर वही चीजें हैं जो 91 सेक्शन 91 के एक्सेप्शन क्लॉज में या सब क्लॉज 3 में कही गई थी कि डाक विभाग एक विभाग की तरह काम करता है जिसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। किसी भी चिट्ठी को जब तक वो डाक विभाग के अंतर्गत है उसकी राइट टू प्राइवेसी है उस व्यक्ति का, इसलिए मजिस्ट्रेट के आदेश डाक विभाग पर लागू नहीं होते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये जरूर कर सकती है मजिस्ट्रेट कि उससे कहे कि भाई जिस व्यक्ति का है उसको आप डिलीवर करो और सूचना दो। तो डिलीवरी के बाद वो उस व्यक्ति को समन करके बुला सकती है। एज सच डाक विभाग को कभी नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति की डाक उस व्यक्ति को डिलीवर करने के बजाय वो न्यायालय में लाकर दे दे। इसी तरह से सेक्शन 94 ये प्रोवाइड करता है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो 93 की जो तलाशी थी वो किस संबंध में है? वो तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा इससे संबंध में, और किस चीज के लिए? कोई ऐसा दस्तावेज हो जो कि न्यायालय को लगता है कि उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, विचारण के लिए आवश्यक है। 94 स्पेशली जो है ऐसे स्थान की तलाशी के लिए है जहां पर कि कोई चुराई हुई संपत्ति रखी गई हो या कोई फोर्थ डॉक्यूमेंट रखे गए। तो इसके बारे में 94 सब क्लॉज 1 ये प्रोविजन करता है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वो आवश्यक समझे या विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसे आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह ए उस स्थान की ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे। नंबर 2, ऐसी सहायता के साथ यानी जिस जगह पर तलाशी लिया जाना है वहां अगर ताला लगा हुआ है तो ताला तोड़ने के अरेंजमेंट के साथ, अगर वहां वो कहीं ऊपर स्थान पर है जहां पहुंचने के साधन नहीं है तो सीढ़ी उड़ी या फिर जेसीबी वगैरह कोई इंतजाम के साथ, या अगर वहां ऐसा लगता है कोई खतरनाक व्यवस्था हो सकती है तो पर्याप्त सुरक्षा फोर्स के साथ। यानी बहुत वेग शब्द है, इसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है। ख या बी, वारंट में निर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, जैसा वारंट में लिखा गया उस प्रकार से उसकी तलाशी ली जाएगी। और सी या ग, वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होने का उसे उचित संदेह है कब्जे में ले ले। यानी पुलिस जब एंटर करेगी और जो जो चीजें संभावित है कि ये आपत्तिजनक है उन सबको अपने कब्जे में ले लेगी। और डी, ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखे। यानी जो चीजें पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गई है उसको सुरक्षित रखना और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इसी तरह से पार्ट ई या अंग ये कहता है कि ऐसे स्थान में पाए गए प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में यह जानते हुए या यह संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि यथास्थित वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं।
मान लीजिए कहीं से किसी ने एटीएम तोड़ के पैसे चुरा लिए और कहीं पर स्टोर कर रखा है, जानकारी मिलती है, पुलिस रेड करती है, तो वो सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेगी, उन व्यक्तियों को भी कब्जे में ले लेगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो ये 94 सब क्लॉज 1 पूरा का पूरा इस संबंध में है कि जब कोई ऐसी चीजें चुराई गई संपत्ति हो या कोई आपत्तिजनक चीजें हो तो उसकी तलाशी की प्रक्रिया क्या होगी। हाँ, इसमें एक चीज और नहीं है, लेकिन वो पुलिस करती है कि जो चीजें हैं उसकी बाकायदा लिस्टिंग की जाती है। आजकल तो वीडियो का सिस्टम हो गया है, वो एक तरह से लाइन से सजाकर उसकी फोटो खींच ली जाती है और क्या क्या चीजें पुलिस ने बरामद की है उसकी बाकायदा लिस्टिंग बनाई जाती है। लिस्ट के हिसाब से वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसी तरह से सब क्लॉज 2 ये कहता है कि वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होती है निम्नलिखित है। तो इसमें एक डिटेल स्ट्रक्चर बताया गया कि इसमें क्या क्या चीजें आपत्तिजनक में आती हैं। पहला, कूटकृत सिक्का यानी फोर्ज नकली सिक्के। बी, धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड। यानी इस अधिनियम को, मेटल टोकन एक्ट को वायलेट करते हुए किसी प्रकार का कोई धातु खंड या मेटल का पार्ट अगर लाया गया तो वो। सी पार्ट ये कहता है कि कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प, कोई भी फेक करेंसी या स्टाम्प। फेक करेंसी अक्सर पुलिस रिकवरी करती रहती है। कूटकृत स्टाम्प, फोर्ज स्टाम्प हो, हालांकि इसकी संभावना खत्म हो गई जब से ऑनलाइन हो गया है। फोर्ज डॉक्यूमेंट, कूटनीतिक दस्तावेज, नकली मुद्राएं और भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं। तो आईपीसी आपने पढ़ ही रखा है, आईपीसी के सेक्शन 292 में कौन कौन सी चीजें अश्लील के अंतर्गत आती हैं वो उसकी लिस्ट दे रखी है। तो उस प्रकार की सभी चीजें। और जी ये कहता है कि खंड क से च तक के खंडों में, यानी ऊपर जो ए से लेकर और एफ तक बताया गया, उस प्रकार की उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री, यानी ये जो चीजें हैं इसको तो रिकवरी करेगी, साथ में इन चीजों को अगर बनाने का कोई उपकरण लगाया गया है तो उसको भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट क्या रिकवरी कर सकती है उसके प्रोविजन सेक्शन 94 में बताए गए हैं। और इसके बाद धीरे से छोटा सा ये 95 है, ये भी देख लेते हैं कि कुछ प्रकाशनों के समर्पित होने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड इश्यू सच वारंट फॉर द सेम। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं, कुछ प्रकाशन ऐसे हैं जिसको कि जब्त भी किया जा सकता है और उसको उसके लिए सर्च वारंट भी जारी किया जा सकता है। इसकी प्रोविजन सेक्शन 19 में। ये सब प्रोविजन तब के बनाए हुए जब ब्रिटिश सरकार। सब क्लॉज 1, जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है क्या कि किसी समाचार या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का आपको याद है क्या चीज है, या 153 का, या धारा 153 ख, या धारा 292 या 293 या 295 क के अधीन दंडनीय है। ये जो सारी धाराएं गिनाई हैं आप आईपीसी खोल के तुरंत देख लीजिए कि ये क्या है। इसके अंतर्गत राजद्रोह भी है, इसके अंतर्गत कोई गुप्त संरचना करना भी है, प्लानिंग बनाना भी है, इसके अंतर्गत अश्लील वस्तुओं का प्रदर्शन भी है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो दंडनीय वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समापन कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों पर कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है। और तब भारत में जहां भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अधिकृत कर सकता है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट या कोई पर्टिकुलर अधिकारी पुलिस अधिकारी को ही आदेश दिया जाए,
ऐसी सूचना मिलने पर जनरल ऑर्डर निकाला जा सकता है, सरकार के पास ये शक्ति है। और उसके बाद किसी भी थाने में किसी भी पुलिस अधिकारी के नॉलेज में ऐसी चीजें आती हैं तो उसे जब्त कर सकता है। और कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसे कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने खिलाफ जो विद्रोह होते थे, पर्चियां बांटी जाती थी क्रांतिकारियों के माध्यम से, उन चीजों को दबाने के लिए ऐसे प्रोविजंस लाए थे। हालांकि बाद में इसको डिलीट नहीं किया गया और राज्य सरकार भी समय समय पर इसको अपने फेवर में काम में लेती है। तो इस तरह से कोई भी आपत्तिजनक चीज अगर है, तो अगर ये पता नहीं है कि पर्टिकुलरली वो कहाँ से प्रकाशन हो रहा है या कहाँ पर रखा जा रहा है, तो जनरल ऑर्डर भी निकाला जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। और वहां पर सभी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट जो भारत में कहीं भी किसी जगह पे भी हो, उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो उस जब्तीकरण कर सकते हैं और उसको न्यायालय में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस धारा में और धारा 96 में क समाचार पत्र और पुस्तक के वे अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है। यानी न्यूज़पेपर का और बुक का क्या अर्थ होगा, ये इस जो मुख्य अधिनियम है इसके लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 उसमें जो अर्थ दिया है वही दिया जाएगा। बी, दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र, रेखा चित्र या फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूपण भी है। यानी दस्तावेज को भी आइडेंटिफाई किया गया है, दस्तावेज का मतलब क्या है। और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी ये जो कार्रवाई की गई 95 के अंतर्गत, इसको चैलेंज करने का केवल एक ही आधार है और वो आधार है 96 का। तो सेक्शन 96 क्या है, इसकी हेडिंग तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए 96 ये कहता है कि समापन की घोषणा को अपास करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, यानी जो फॉरफीचर ऑर्डर निकाला उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, ये बहुत लंबा सा प्रोविजन है, इसमें करीब 5 सब क्लॉजेज हैं, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 96, 97 एंड 98। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।